हेलो गाइस, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड मैं आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर होंगे, मोटिवेटेड होंगे इस अपकमिंग वैकेंसी के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है, महाजेनको की तरफ से काफ़ी अच्छा वैकेंसी आया है। एंड अगर मैं बात करूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए तो ऑलमोस्ट आपका 250 के आसपास वैकेंसी है। एई एंड जेई दोनों के लिए वैकेंसी है। अगर मैं एई एंड जेई का बात करूं तो ए 116 है फॉर जेई कैंडिडेट्स एंड अगर मैं बात करूं 122 है फॉर एई कैंडिडेट्स, यानी इतना नंबर ऑफ वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगा। दोनों का सिलेबस काफ़ी ईजी रहता है, कंप्लीट मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। एंड इसके अलावा गाइडेंस सीरीज भी आप लोग का चल रहा है। फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था दैट आप लोग को किस किस बुक को फॉलो करना है, टेक्निकल में बात करता हूं या फिर नॉन टेक्निकल बात करो, सभी चीज से रिलेटेड मैं आप लोग को उस वीडियो में बता रखा हूं। नाउ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेंटेटिव सिलेबस क्या रहने वाला है फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, किस तरह से आप लोग को डील करना है, कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा मैं आप लोग को पहले बता देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट का पिछला वीडियो में कमेंट आ रहा था सर यूट्यूब में क्लासेस चलेगा कि नहीं। देखो डियर स्टूडेंट, यूट्यूब में क्लासेस भी चलेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन भी कराया जाएगा एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आप लोग के लिए कराया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट वाइज कराया जाएगा। जल्दी आने वाला आप लोग को कल या परसों से ही आप लोग को दिखने लगेगा सारे वो लेक्चर्स, तो आप लोग कंप्लीटली फॉलो कर सकते हो एंड अच्छी तरह से अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। खैर चलिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं क्या रहने वाला टेंटेटिव सिलेबस फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट फॉर अपकमिंग महाजेनको वैकेंसी एई एंड जेई। सो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, और एक चीज आप लोग के लिए स्पेशल ओनली फॉर महाजेनको स्टूडेंट के लिए एई एंड जेई के लिए टेलीग्राम को बना दिया गया, न्यू टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स में ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं, ठीक है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो चुके हैं। तो अगर आपको सारे कंटेंट चाहिए, चाहे वो पीडीएफ रहे या स्टडी मटेरियल रहे या फिर कोई गाइडेंस सीरीज का पीडीएफ रहे, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगा। यूट्यूब की तरफ से जो भी वीडियो आएगा स्पेशली फॉर महाजेनको एंड जेई स्टूडेंट्स, तो ये भी आप लोग को वहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह वीडियो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट सभी स्टूडेंट जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे @महाजेनको AJ 2022 सर्च कर सकते हो टेलीग्राम में, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, ये तो बेसिक चीज़ हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आपको सिलेबस बताने से पहले एग्जाम पैटर्न बता देते हैं, जो कि टेंटेटिव क्या रहने वाला एग्जाम पैटर्न। देखो, एक आप लोग का एग्जाम होने वाला, ओनली 1 CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला, ओनली 1। ओके, अगर मैं बात करूं इसमें कौन कौन सा आप लोग को देखने मिलेगा पोर्शन, तो इसमें सबसे पहले रहने वाला आप लोग का टेक्निकल, ये जो प्रोफेशनल लैंग्वेज देख रहे हो ना, नॉलेज, सॉरी प्रोफेशनल नॉलेज, ये आप लोग का टेक्निकल पोर्शन है। कितना क्वेश्चन रहेगा, 60 क्वेश्चन रहने वाला है एंड 120 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स। इट मीन्स अगर मैं बात करूं मैकेनिकल का, तो मैकेनिकल में 60 क्वेश्चन एंड 120 मार्क्स। नाउ आगे बढ़ते हैं। फिर आप लोग को रहने वाला लैंग्वेज में 2, एक रहने वाला मराठी, एक रहने वाला आपको इंग्लिश। 10-10 नंबर का रहने वाला, 10-10 मार्क्स का एंड 10-10 नंबर का, राइट, यानी 10-10 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का। फिर आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ये दोनों रहने वाला 20-20 क्वेश्चन रहने वाला है एंड 20-20 मार्क्स। अगर मैं टोटल कैलकुलेट करूं तो मार्क्स हो जा रहा है आपका 180 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन 120। इट मीन्स टाइम आपको कितना मिलेगा, 120 मिनट, यानी कि हर एक मिनट में एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। समझ आया कि नहीं। तो आप लोग के लिए सफिशिएंट टाइम हो सकता है अगर आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करो तो। एंड और एक चीज, टेंटेटिव के अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग 100% सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो एंड बिल्कुल भी एक टेंशन नहीं रहेगा, वरी नहीं करेगा कि मैं अगर गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूं तो मेरा नेगेटिव नंबर कटेगा। तो काफी अच्छा चांस है एंड इतना बड़ा चांस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, खासकर मैकेनिकल वाले स्टूडेंट के लिए बात करो तो। बिकॉज यू नो दैट SSC JEE जो है 1000 अगर वैकेंसी निकलता है तो 800 से 900 सिर्फ रहता है सिविल वालों के लिए, मैकेनिकल के लिए 30-35 रहता है, और यहाँ 250 प्लस वैकेंसी निकल रहा है एक स्टेट में। तो आप समझ सकते हो आप लोग के लिए कितना बड़ा ये चांस है, ठीक है, ये गोल्डन आप लोग के लिए एक चांस मिलने वाला। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिलेबस, ठीक है, सिलेबस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्या, मैकेनिक्स का, अप्लाइड मैकेनिक्स का। देखो अप्लाइड मैकेनिक्स में क्या पूछा जाता है ना, यू नो दैट अप्लाइड मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो 11th-12th वाले बच्चा, जो बच्चा 10th अच्छा पढ़ा है, 11th-12th अच्छा से पढ़ा है, तो वो आराम से इसको कर लेगा। ये फंडामेंटल चीज है, फंडामेंटल। अगर कोई बच्चा अच्छा इंजीनियर तभी बनता है जब उसका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ते क्या है, देख सकते हो यहाँ पे फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, नॉर्मल फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, मोशंस के बारे में पढ़ते हैं, मशीन्स क्या क्या मशीन होता है, सिंपल मशीन वगैरह उसके बारे में पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम वगैरह हो गया, या फिर मैं वेलोसिटी का बात करूँ, एक्सेलरेशन का बात करूँ, स्पीड का बात करूँ,
समझ, एंगुलर मोमेंटम, मुझे मोमेंटम से रिलेटेड बात करूं तो ये सभी चीजें पढ़ते हैं। बस उसको क्या करते हैं इंजीनियरिंग में थोड़ा सा और अपर लिमिट जाना पड़ता है, थोड़ा एक्सटेंड करके पढ़ते हैं, राइट। तो ये फंडामेंटल चीज है, जैसे फ्रिक्शन। अब यहाँ पे कोई ऐसा चीज नहीं है जो बच्चा 11 12 में नहीं पढ़ा होगा। तो A to Z यहाँ पे सब चीज आप पहले पढ़े होंगे। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, चाहे वो फ्रिक्शन क्यों ना हो, ठीक है, या फिर मैं सिंपल मशीन का बात करता हूं, या फिर मैं बात करूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, ठीक है, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, सेंट्रोइड हो गया, लॉ ऑफ मोशन हो गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस हो गया, टाइप ऑफ फोर्सेस हो गया, सब बच्चे इसके बारे में पढ़ा है। तो बेसिक चीजें हैं। एंड मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन लाने वाला हूं जल्दी आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज मोस्ट एक्सपेक्टेड आने वाला है मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। कल से स्टार्ट कर दिया जाएगा, उसको आप लोग रेगुलर आप लोग को फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाता है आपका सॉम। देखो सॉम कैसा चैप्टर है ना, सॉम आपका बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो बच्चा अच्छे तरह से पढ़ा होगा उनको पता होगा मैकेनिक्स से ही 3 सब्जेक्ट फिर से निकला है, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, फोर्स के बारे में। यार फोर्स के चलते उसमें बॉडी में क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, तो इसी से मेरा निकला सॉम निकला है, टॉम निकला है एंड फ्लूइड निकला है, ठीक है, किससे, मैकेनिक्स से। तो अगर आपका मैकेनिक्स अच्छा होगा तो सॉम, टॉम एंड फ्लूइड को अच्छी तरह से समझ सकते हो, समझ आए कि नहीं। तो उसी तरह सॉम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, यानी कि जो भी फोर्स वगैरह अप्लाइड करते हैं ना उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। यू नो दैट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कब अप्लाई होता है, जब फोर्सेस का इफेक्ट पड़ता है, फोर्स के चलते उसका इफेक्ट के चलते स्ट्रेन आ जाता है। इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं, पॉइजनस रेशियो वगैरह आ जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, डायग्राम वगैरह हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, थिन और थिक सिलेंडर हो गया, स्पेरिकल सेल हो गया, स्ट्रेन एनर्जी हो गया, टॉर्सन हो गया। ये कुछ टॉपिक्स है जिसको आपको पढ़ना है एंड मैं आप लोग को बहुत अच्छी तरह से डील कराऊंगा, फील करके समझाऊंगा। मेरा टारगेट है इजी से इजी तरीके से आप लोग को समझाना, ताकि उस चीज को आप लोग याद रख सको। क्वेश्चन अगर कितनों भी घुमा दे एग्जाम में तो आप लोग उसको पकड़ सको और इसको उनको बना सको। जितना हो सके सिंपलर से सिंपलर वे में मैं आप लोग को समझाने का ट्राई करूंगा, राइट। एंड जितना एक्सपीरियंस मेरा 6-7 साल पढ़ाने का मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को, चाहे वो गेट रहे, ईएससी रहे, या फिर एसएससी जेई रहे, आरआरबी जेई रहे, इसरो रहे, डीआरडीओ रहे, स्टेट लेवल ए जेई रहे, तो उतना एक्सपीरियंस आ गया कि किस तरह से आप लोग को डील कराना, बेटर से बेटर तरीके से कैसे समझाना है, ताकि सिंपल भाषा में आप लोग उस चीज को समझ पाओ। जितना हो सके इंपॉर्टेंट चीज एनिमेशन दिखा जाए, वीडियो दिखा जाए, ताकि उस चीज को फील कर पाओ, ठीक है। बिकॉज मैकेनिकल इज ऑल अबाउट रियल थिंग्स, क्योंकि ये कोई ऐसा हाइपोथेटिकल चीज नहीं है जो आप लोग देखते नहीं हो। रियल घटना जो घटता है, जिस तरह का हम लोग मशीन यूज करते हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल पार्ट्स में हो गया, इंडस्ट्री में हो गया, फिर घर में हो गया, आप जिस स्मार्टफोन से या फिर लेपी से, लैपटॉप या कंप्यूटर से देख रहे हो, वो भी मशीन से बना हुआ है। स्मार्टफोन यूज करते हैं या स्मार्ट वॉच यूज करते हैं या घड़ी वगैरह यूज करते हैं, नॉर्मल लाइट्स वगैरह हो गया, हर चीज में क्या है, इंजीनियरिंग है। समझ आया कि नहीं। तो ये चीज है। फिर बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भाई, सिंपल हम लोग ये समझेंगे भाई फ्लूइड होता क्या है, जो फ्लो करता है, जिसका फ्लो होने का प्रॉपर्टी होता है उसी को कहा जाता है फ्लूइड। एयर भी बहता है तो उसको फ्लूइड कहेंगे। एयर हो गया आपका, वाटर हो गया, लिक्विड में कोई भी चीज आ गया, ठीक है, समझिए, लुब्रिकेशन हो गया, लुब्रिकेंट वगैरह हो गया, ऑयल हो गया, तो उसका कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है, डिफाइन कैसे करते हैं। इसके लिए कुछ लॉ होता है, न्यूटन्स लॉ के लिए अकॉर्डिंग हम लोग किसको बोलते हैं, न्यूटोनियम फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियम फ्लूइड। तो ये सभी चीज देखेंगे। विस्कोसिटी, यानी कि जिस तरह फ्रिक्शन होता है, जो फोर्स को अपोज करता है, फोर्स को जाने से रोकता है। सिमिलरली हम लोग पढ़ते क्या है, रेजिस्टेंस वगैरह, जो करंट को फ्लो होने से रोकता है। सिमिलरली इसमें विस्कोसिटी आ जाता है, जो एक लेयर को दूसरे लेयर बहने से रोकता है, जैसे वाटर को फ्लो होने से रोकता है, उसमें भी विस्कोसिटी के चलते। रेजिस्टेंस टू फ्लो, जिसको विस्कोसिटी कहेंगे, वो क्या होता है, किसी काम करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग। फ्लूइड का स्टैटिक हो गया, डायनामिक हो गया। फिर हम लोग अलग अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है, प्रेशर वगैरह मेजरमेंट करने के लिए। मैनोमीटर, बयांसी हो गया, ये बयांसी फोर्स क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है। सबमर्ज बॉडी क्या हो जाता है, ठीक है, फ्लोटिंग बॉडी, फ्लोट करता है, डूबता, मर्ज कब होता है, उसके लिए कौन कौन सा इक्वेशन को यूज करते हैं। विस्कस फ्लो के बारे में बात है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड किसको बोलते हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड किसको कहते हैं, जिसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। जो इनकम्प्रेसिबल होता है उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। क्या होता है, कौन फ्लूइड होता है, एग्जाम्पल क्या होता है सबका, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, एक लेमिनार फ्लो। लेमिनार मतलब आराम से फ्लो हो रहा है, जैसे शांत पानी बह रहा है, तो लेमिनार हो गया। टर्बुलेंट, जैसे आप नल खोलते हो तो टर्बुलेंट पूरा निकलता बहुत ही फास्ट। टर्बुलेंट वो क्या फ्लो होता है उसको समझेंगे इजी तरीके से, ठीक है। पाइप, यानी कि फ्लो थ्रू पाइप्स एंड हेड लॉसेस वगैरह, पाइप से जो फ्लो करता है उसमें कौन कौन सा लॉसेस वगैरह होता है, इन सभी चीजों को हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में देखेंगे और जो आपको पढ़ना है ना। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक मशीन, एक हो गया फ्लूइड और एक हाइड्रोलिक वाला मशीन वाला पार्ट। मशीन वाला पार्ट मतलब इसमें हम लोग सभी चीज देखते हैं, कौन कौन सा मशीन यूज करते हैं,
ठीक है, उसमें कौन कौन सा तरह का फोर्स वगैरह लगता है उस चीज को काम करवाने के लिए, समझ आए कि नहीं। इसमें हम लोग मशीन पढ़ते हैं, लाइक इंपल्स एंड रिएक्शन प्रिंसिपल, यानी कि ये आपका अलग अलग टरबाइन वगैरह आता है, उसमें कौन कौन सा प्रिंसिपल लागू होता है। टरबाइन देखो, ये फ्लूइड हो गया ना, पानी, पानी का प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ लिए, क्या क्या इफेक्ट होता है, कौन कौन सा लॉ लगता है, सब कुछ देख लिए। अब ये काम करवाना तो ना, पानी को, पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, तो उसके लिए यूज करता है टरबाइन का, मशीन्स का, ब्लेड का, समझ आए कि नहीं, पंप वगैरह का। तो वो अब कैसे काम करता है, उस मशीन में कौन कौन सा प्रिंसिपल लगता है, कैसे वो वर्क करता है, वेलोसिटी डायग्राम वगैरह पढ़ेंगे। अलग अलग तरह का पेल्टन व्हील हो गया, फ्रांसिस हो गया, कैल्पन, ये अलग अलग तरह का टरबाइन है, इन सभी के बारे में देखेंगे, राइट। तो ये हो गया, आगे बढ़ा जाए। अब आ जाता है थ्योरी ऑफ मशीन, थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में, यानी कि मशीन कैसे काम करता है। मेन अगर बात करेंगे ना, हार्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो हृदय है ना, हार्ट है। जिस तरह हम लोग का बॉडी का हार्ट अगर नहीं रहेगा तो पंप नहीं कर पाएगा ब्लड को, ठीक है, सेम थ्योरी ऑफ मशीन है। अगर आप थ्योरी मशीन को नहीं समझोगे ना, मशीन कैसे काम करता है उस चीज को नहीं समझ पाओगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को आपको फंडामेंटल चीजें समझाता है, लेकिन अगर मशीन को नहीं पढ़ पाओगे तो आप मेन मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं कहलाओगे। ये इतना इंपॉर्टेंस है थ्योरी ऑफ मशीन का, टर्म का। इसमें हम लोग समझते हैं कि काइनेटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है, यानी कि होता है ना कि किसी में फोर्स लगता है, फोर्स के चलते उसके इफेक्ट के बारे में नहीं पढ़ते हैं, कभी कभी फोर्स लग रहा है उसका इफेक्ट भी देखते हैं, समझ आ रहा कि नहीं। वो था काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, तो वो हम लोग समझेंगे उसका स्ट्रक्चर, मशीन लिंक क्या होता है, मशीन क्या होता है, चेन क्या होता है, समझ आया कि नहीं। इसके बाद काइनेमेटिक्स पेयर बनता है, चेन वगैरह हो गया, फिर अलग अलग तरह का क्राइटेरिया हो गया, फिर इसका इन्वर्सन, मतलब एक मशीन को अलग अलग तरीके से यूज करना, एक मशीन को 1000 जगह यूज करना, उसका इन्वर्सन करके मैकेनिज्म को चेंज करके नया मशीन क्रिएट कर देना, इन सभी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्सन। हम काइनेमेटिक चेंज वगैरह इस सब के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो 4 बार मैकेनिज्म हो गया, या सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म हो गया, डबल क्रैंक चेन मैकेनिज्म हो गया, इससे रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये सभी का एनालिसिस करना, डायनेमिक एनालिसिस करना, लिंकेज का। फिर केम वगैरह पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, केम, गियर, गियर शाफ्ट, गियर ट्रेन, फ्लाई व्हील्स, गवर्नर, बैलेंसिंग, रेसिप्रोकेटिंग और रोटेटिंग मास, गायरोस्कोप। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स which you should have to learn and understand। अगर ये सभी चीज़ को अगर आप नहीं अंडरस्टैंड करोगे, नहीं समझोगे, तो मैकेनिकल चीज़ को फील नहीं कर पाओगे। तो ये सभी चीज़ आप लोग को पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, एमडी, मशीन डिजाइन। अब मशीन को डिजाइन करने के लिए जैसे होता है ना, एक इंजीनियर होता है जो पहले डिजाइन करता है, मतलब आप मान लो एक व्हीकल बना रहे हो, बाइक बना रहे हो, तो बाइक के लिए सारा जो पार्ट्स बनेगा उसको पहले डिजाइन किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है कि इस तरह से होता है, उसको मशीन डिजाइन कहते हैं। वो सभी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, और उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें को ध्यान रख के बनाया जाता है वो सभी चीज़ को देखेंगे। सो मशीन डिजाइन में हम लोग समझेंगे डिजाइन कंसिडर इन कास्टिंग, फोर्जिंग, थ्योरी, फोर्जिंग, भाई कास्टिंग में, फोर्जिंग में किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर थ्योरी ऑफ फेल्यूर क्या होता है, मतलब एक चीज मान लो कुर्सी बना रहे हो, तो जब एक चेयर बनाते हो तो चेयर में मुझे पता कि अगर 3 इंसान बैठेगा ना, 3 पर्सन बैठेगा, तो ये चेयर जो है टूट सकता है। तो एक हम लोग वहां पे एक लेते हैं कि भाई इतना लिमिट तक इसका मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा मैं लोड नहीं करूंगा। तो जब भी कोई चीज बनाया जाता है ना, तो उस सेफ लिमिट को चेक किया जाता है। तो वो लोग थ्योरी ऑफ फेलियर वगैरह में पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी चीजें मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा क्लासेस में। फिर डिजाइन ऑफ स्टैटिक लोडिंग क्या होता है, डिजाइन अगेंस्ट द फ्लक्चुएटिंग लोड, डिजाइन ऑफ शाफ्ट हो गया, स्प्रिंग हो गया, डिजाइन ऑफ बेल्ट हो गया, बेल्ट वगैरह, क्योंकि इन सभी का काम है क्या, लोड को बेयर करना, समझ आया कि नहीं। स्टैटिक शाफ्ट भी वही काम करता है, एक फोर्स को दूसरे, मतलब मान लो ये शाफ्ट लगा हुआ है और यहाँ से कुछ लगा हुआ गियर वगैरह, तो क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, एक फोर्स को दूसरे फोर्स में ट्रांसमिट कर रहा है, या तो ट्रांसमिट कर रहा है फिर चेंज करता है। रेसिप्रोकेटिंग टाइप का फोर्स को आपका करता था सर्कुलेटरी में, या फिर रोटरी आपके मोशन में कन्वर्ट करता है। तो ये सभी इसका काम रहता है, अलग अलग फोर्स को अलग अलग जगह कन्वर्ट करना, फिर ट्रांसमिट करना। ये सभी हम लोग देखेंगे मशीन डिजाइन में। फिर आप बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मो मीन्स होता है हीट, थर्म मतलब हीट, और डायनेमिक्स मतलब मोशन करना, गति जाना, मतलब जब हीट जो है वो फ्लो करता है, मोशन करता है, वो सभी चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स। सिंपल सा लॉजिक है। अब इसके लिए क्या क्या चीजें है भाई, जीरोथ लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, ठीक है। फिर हम लोग वर्क एंड हीट के बारे में पढ़ते हैं। वर्क काफी इंपॉर्टेंट है, वर्क एंड हीट। अब ये मेरा भाई, इसमें बहुत सारी चीज को पहले फंडामेंटल चीज आपको बताना पड़ेगा। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, समझ है कि नहीं। इसके लिए सिस्टम कितना तरह का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। फिर वर्क एंड हीट जो होता है वो किस तरह का प्रॉपर्टी होता है, आपका अलग अलग तरह का प्रॉपर्टी पाया जाता है, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। अब ये कैसा होता है वर्क, समझ आया कि नहीं। काफी चीजें के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर सेकंड लॉ काफी हम लोग डिटेल वाइज पढ़ेंगे, एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे, इनरिवर्सिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, अवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, और थर्मोडायनेमिक्स कुछ रिलेशन होता है
4-5 रिलेशन होता है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम न्यूमेरिकल में भी यूज़ करेंगे और क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है, तो वो सभी चीज़ हम लोग देखेंगे। इसके अलावा वर्क एंड हीट देखेंगे, जितने भी थर्मोडाइनमिक्स में अलग अलग होता है आपका हो जाता है अलग अलग, आपको पता है ना, जैसे कि आइसोथर्मल हो जाता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, आइडियाबेटिक हो जाता है, हीट कांस्टेंट हो जाता है, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, इसके अलावा आइसोकोरिक, इस तरह ढेर सारा हो जाता है। आप लोगों को समझ आए कि नहीं? तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे, समझा? उन सभी में हीट एंड वर्क को हम लोग फ्लो करें, मतलब कैलकुलेट करेंगे, काफ़ी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नाउ हीट का ट्रांसफर, जैसे हीट ट्रांसफर करता अलग अलग मीडियम के थ्रू करता, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन जहां पे जब दो बॉडी, जैसे मेरे हाथ में आप देखते हो ना, मान लो किसी को ठंडा लग जाता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हग कर लेते हैं। आप देखो हग करोगे तो, या फिर एक काम करो, दोनों हैंड को लो और दोनों हैंड को रब करो, तो आपको गर्मी फील होगा। तो क्या यहाँ पे हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट गया ट्रांसफर थ्रू द कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, जब दो फिजिकल बॉडी आपस में टच होता है तो हीट का ट्रांसफर होता है, जिसको कंडक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन में कोई फिजिकल बॉडी आपस में कांटेक्ट नहीं होता है, बीच में कोई मीडियम रहता है। जैसे कि आप आग, जब ठंडे के दिनों में आग के पास आप जाते हो तो आपको गर्मी लगता है ना, या हीटर जला लिए या रूम हीटर के थ्रू, तो रूम हीटर या फिर एसी देख लो, एसी कहीं लगा हुआ दीवार में लेकिन आप तक ठंडा पहुंचा, किसके बीच में एयर मीडियम है, तो एयर ठंडा हो रहा है और वो मूवमेंट करके आपके तक पहुंच रहा है, तो कन्वेक्शन हो गया। वो उस तरह से भी हीट को ट्रांसफर किया जाता है, जैसे सन से आ रहा है, समझ आए कि नहीं? एंड वो हो जाता है रेडिएशन। रेडिएशन, सन सबसे अच्छा एग्जांपल है रेडिएशन का, क्योंकि देखो सन जो है ना वो बाहर यूनिवर्स में है और अर्थ कहीं पे यहाँ पे है, ठीक है, अर्थ हम लोग यहाँ पे मान लो दिस इज योर अर्थ, ठीक है, अर्थ है और ये सन है, और यू नो दैट कि अर्थ के चारों ओर ही आपका इन्वायरमेंट है जहाँ एयर प्रेजेंट है, यानी जहाँ तक मीडियम है, यानी उससे बाद में आपको पता कोई मीडियम है नहीं, वहाँ पे कोई चीज़ को अगर रख देंगे ना यूनिवर्स में तो पूरी तरह से घूमते मतलब अटक जाएगा, ना तो घूमेगा, कुछ नहीं करेगा, ड्यू टू ग्रेविटी के चलते बड़े वो रोटेट कर सकता है सन या अर्थ के चारों ओर, जिसके पास रहेगा। समझिए मेरी बात, अगर अर्थ के पास रहेगा तो ये रोटेट करेगा और पूरा अर्थ और वो जिसको हम छोड़े हैं वो सन के अराउंड रोटेट करेगा, तो वहाँ पे कोई इन्वायरमेंट है नहीं, तो फिर जो है लाइट कैसे आ रहा है अर्थ तक, लाइट कोई मीडियम तो है नहीं, तो रेडिएशन के थ्रू आ रहा है। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये होता है हीट ट्रांसफर कैसे करता है। तो इसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, मेन तो ये चीज मैंने आप लोग बता दिया, उन सभी चीज के बारे में, लाइक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। अब ये वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन होता है, फिर हम लोग बात करेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में, चाहे वो मेरा रेजिस्टेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट रहे या फिर इलेक्ट्रिकल एनालॉजी रहे। हीट ट्रांसफर थ्रू फिन्स, अब फिन्स क्यों यूज़ करते हैं भाई, हीट को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा कंडक्ट कराने के लिए, समझ आए कि नहीं? अनस्टेडी हीट कंडक्शन हो गया, लंप पैरामीटर वगैरह हो गया, और कुछ बाउंड्री लेयर वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग हीट ट्रांसफर फोर्स, कन्वेक्शन हीट मतलब होता है फ्री, एक कन्वे आपका फोर्स होता है, जैसे मान लो हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं, आप तक आराम से हीट आ रहा है और एक फैन चला दिए, मतलब कोई चूल्हा है ना, फर्नेस है, फर्नेस के आगे में आप क्या लगा दिए, फैन लगा दिए, अब उसके चलते आपको हीट अब मिल रहा है, जल्दी जल्दी हीट मिल रहा है, तो वो क्या हो जाता है, फोर्स कन्वेक्शन हो गया। मीडियम है उसमें, बीच में एयर है जिसके थ्रू आपको गर्मी लग रहा है, लेकिन वहां पे फोर्सफुली हीट को आप तक पहुंचाया जा रहा है, तो फोर्स कन्वेक्शन। काफी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, LMTD NTU मेथड क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कुछ कुछ यूज करते हैं लॉज का, स्टीमेन बोल्ट्जमैन का, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये चीज आप लोगों को पढ़ना है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी, भाई जिसको रिन्यू कर सकते हैं, जिसको बार बार बना सकते हैं, जैसे विंड एंड सोलर एनर्जी, ये सब कभी खत्म होने वाला चीज़ नहीं है। अगर आप कोयला को यूज़ करते हो, कोल को यूज़ करते हो, ये सभी क्या, पेट्रोल, ये डीजल, ये सभी चीज़ जो है नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि एक टाइम पीरियड के बाद ये खत्म हो जाएगा। हम लोग को इस एनर्जी की ओर, उस वैसे एनर्जी की ओर शिफ्ट होना चाहिए जो कभी खत्म नहीं होने वाला, जिसका अपार जो भंडार है, तो वो आ जाता है रिन्यूएबल एनर्जी, बार बार हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, बना सकते हैं बार बार, तो वो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर RAC आ जाता है, यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, दोनों का क्या काम होता है, इसके लिए कौन कौन सा हम लोग अलग अलग तरह का साइकिल यूज करते हैं, ठीक है, जैसे वेपर हो गया या गैस रेफ्रिजरेशन हो गया, हीट पंप्स हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया मॉइस्चर एयर का, साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, यानी कि पढ़ना आप लोग को है। एयर कंडीशनिंग हो गया, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं ये देखेंगे। आईसी इंजन, नाउ आईसी इंजन का बात करते हैं। अब आईसी इंजन कैसे काम करता है, आईसी इंजन का क्या कौन कौन सा पार्ट होता है, पेट्रोल इंजन, डीजल ईंधन, इसमें कौन कौन सा फेलियर वगैरह आता है, कैसे काम करता है, कैसे एफिशिएंसी इसका कैसा देता है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन हो गया, सर्कल आईसी इंजन हो गया, आईसी इंजन हो गया, सुपर चार्जिंग, चार्जिंग, अब चार्जिंग करते हैं, टर्बो चार्जिंग होता है, परफॉर्मेंस वगैरह होता है, एसआई इंजन का, सीआई इंजन का, समझ आए कि नहीं, ये सभी चीज़ के बारे में। फिर एयर पोल्यूशन ड्यू टू आईसी इंजन, इसका नॉब्स क्या हो जाता है, इंजन फ्यूल कौन कौन सा यूज करते हैं, लुब्रिकेशन हम लोग जो यूज करते हैं ताकि वो हीट ना हो, ओवर हीट ना हो, लाइफ टाइम बढ़े, राइट, कूलिंग करने के लिए। इसके अलावा CNC हो गया, LPG वगैरह हम लोग के बारे में पढ़ेंगे।
फिर अभी जो आईसी इंजन में डेवलपमेंट हुआ रिसेंटली, इन सब को आपको यहाँ पे पढ़ना है। चलिए आगे में अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो दैट इज योर पावर प्लांट। पावर प्लांट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे पावर प्लांट में जो जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट। अब थर्मल पावर प्लांट में हम लोग पढ़ेंगे भाई स्टीम साइकिल के बारे में। इसमें कौन कौन सा हम लोग यूज़ करें, जैसे कार्नोट हो गया, रंकाइन हो गया, इन सभी साइकिल में पढ़ेंगे। रीड साइकिल हो गया, रीजनरेटिव साइकिल हो गया, लेआउट कैसे पावर प्लांट का होता है, ठीक है। इसके अलावा बॉयलर वगैरह हो गया, इसमें कोल हैंडलिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग चीज़ें, जैसे बॉयलर फीड क्या होता है, पंप क्या होता है, सुपर हीटर रीजनरेटर क्या होता है, कंडेंसर, बॉयलर, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कूलिंग टावर वगैरह क्या हो जाता है, देखो ये हो गया थर्मल पावर प्लांट, एक हाइड्रो। थर्मल हीट जहां बनाया जाता है, हीट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी अगर कोई चीज़ जनरेट किया जाता है। एक हाइड्रो मीन्स पानी होता है, हम लोग पढ़ते हैं ना हाइड्रोलॉजी या कुछ भी पढ़ता है हाइड्रो से रिलेटेड, हाइड्रो मीन्स पानी होता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट जहाँ से पानी का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके कुछ भी चीज़ बनाते हैं, वो दैट्स अ डिफरेंट मैटर, ठीक है। जिससे क्या करेंगे, वाटर का यूज़ करके टरबाइन में डालेंगे, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो अब इसके लिए रेनफॉल से पढ़ेंगे, रन ऑफ हो जाता है, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, हाइड्रोग्राफी क्या हो जाता है, राइट। इसका कैसे हम लोग स्टोर करके रखते हैं, यानी रिजर्वेयर कैसे करते हैं। फिर हम लोग आपका रिवर प्लांट हो गया, कहाँ कहाँ पे स्टोरेज करते हैं, पंप वगैरह, लेआउट वगैरह, इन सभी। फिर डीजल एंड गैस टरबाइन पावर प्लांट, डीजल एंड गैस टरबाइन से रिलेटेड आ जाएगा। इन सभी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे, इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, परफॉर्मेंस देखेंगे, इसका पावर कैसे जनरेट किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। फिर आ जाता है मेरा इंजीनियरिंग मटेरियल। अब आ जाता है आपका प्रोडक्शन वाला पार्ट। प्रोडक्शन जहाँ से हम लोग मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करते हैं, रॉ मटेरियल ले लिए, जैसे लोहा ले लिए, स्टील ले लिए, कार्बन मतलब स्टेनलेस स्टील ले लिए, या फिर कोई और ले लिए, एल्यूमिनियम, जिंक, सब चीज़ आ गया रॉ मटेरियल, जो हम लोग सबसे पहले धरती से कोड़ के निकालते हैं। वो मेरा क्या हो गया, मान लो क्रस्ट में आपका बहुत सारा मिनरल्स पड़ा हुआ, मिनरल को उठाए, उसमें जो मेरा वैल्यूएबल है, जिसको हम लोग कम किफ़ायती, कम से चीफेस्ट रेट पे हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मेरा क्या हो जाता है, और हो जाता है। अब उस और से मुझे रॉ मटेरियल मिलता है। अब उस रॉ मटेरियल को ले जाके हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, डिजाइन वगैरह बना के। अब उसके लिए आप लोगों को पकड़ना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में जानना पड़ेगा, भाई कितना तरह का मटेरियल होता है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। अब उसके लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपका स्ट्रेन हार्डनिंग, एलॉय के बारे में। अब भाई पहले हम लोग पढ़ेंगे मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, एलॉय क्या होता है। मेटल में भी हम लोग पढ़ते हैं फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देन इसके लिए कुछ हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों, एलॉय क्या होता है, एलॉय यूं ना दो या दो से ज़्यादा मेटल को आपस में मिक्स करके एलॉय बना देते हैं। अब इसको अलग अलग टेम्परेचर पे, एंड एलॉय में क्या होता है ना, एलॉय में जैसे स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, सभी बच्चों को पता होगा, इट्स स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, आयरन एंड कार्बन। लेकिन यू नो दैट स्टील में मैक्सिमम हम लोग कार्बन 2.1 तक मिलाते हैं, इससे ज़्यादा अगर मिलाएंगे तो वो मेरा स्टील ना बन के कास्ट आयरन हो जाता है, इजंट इट। लेकिन कार्बन एंड स्टील के, कार्बन और आयरन के अलावा, मतलब स्टील में आयरन कार्बन के अलावा हम लोग कुछ और अदर एलॉय एलिमेंट भी मिलाते हैं टू इन्हांस देयर प्रॉपर्टी, उसके प्रॉपर्टी को इन्हांस करने के लिए। जैसे आयरन बात करेंगे ना, प्योर आयरन होता है पिग आयरन, और पिग आयरन इतना सॉफ्ट होता है चक्कू से भी कट कर सकते हो। अब वो तो काम चलने वाला है नहीं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बन मिलाते हैं। कार्बन मिलाने से वो हार्ड होता है, उसका स्ट्रेंथ, हार्डनेस वगैरह बढ़ता है, टफनेस बढ़ता है। लेकिन और कुछ चीज मिलाते हैं कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए, मतलब क्रोमियम वगैरह मिलाते हैं, टंगस्टन मिला देते हैं, हाई भाई स्ट्रेंथ देने के लिए, हाई टेम्परेचर में अपना स्ट्रेंथ को लूज ना करे, समझ आए कि नहीं। तो कुछ चीजें और ऐड करते हैं। अब उस चीज को ऐड किया जाता है थ्रू दी आयरन कार्बन डायग्राम। आयरन कार्बन डायग्राम में क्या होता है, आयरन को हम लोग मिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, मतलब एक खास टेम्परेचर में आयरन को मतलब कार्बन मिक्स करते हैं आयरन में, उससे क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज होता है। तो अलग अलग जगह पे यूज करने के लिए अलग अलग एक टेम्परेचर पे और अलग अलग खास टेम्परेचर और खास कार्बन क्वांटिटी को ऐड करते हैं, जिसको हम लोग आयरन कार्बन डायग्राम में पढ़ेंगे। फिर हम लोग इसको हीट ट्रीटमेंट करते हैं स्टील का, मतलब स्टील बनने के बाद भी उसमें कुछ चीज़ों को रिफाइन करना पड़ता है, उसमें स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, उस स्ट्रेस को हटाने के लिए फिर से उसको हीट करके ठंडा करते हैं। उसमें हम लोग एनालिंग पढ़ेंगे, नॉर्मलाइजिंग पढ़ेंगे, बहुत सारा केस हार्डनिंग आ जाता है, सरफेस हार्डनिंग आ जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो हो जाता है हीट ट्रीटमेंट। फिर आ जाता है वही चीज़ है, स्टील हो गया, कास्ट आयरन हो गया। फिर हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग तरह का स्टैंडर्ड कोड्स वगैरह पढ़ते हैं। फिर नॉन फेरस मेटल, मतलब मेटल आ गया, फेरस, नॉन फेरस। फेरस जिसमें आयरन कंटेंट रहता है, और नॉन फेरस जिसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आयरन कंटेंट नहीं होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका एलॉय के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये फटीग वगैरह देख रहे हो, दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स,
इसमें आ जाता है आपका फटीग, फेल्योर, क्रीप, यानी इसमें और सारा जाता है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ढेर सारा चीज आ जाता है। समझ आए कि नहीं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। एलॉय स्टील, वही स्टील में बहुत सारा एलॉय एलिमेंट को मिलाते हैं तो अलग अलग तरह का एलॉय स्टील आता है। लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, सबके बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेंथिंग में हो गया पावर मेटलर्जी, अब ये भी पढ़ेंगे। अब फिर आ जाता प्रोडक्शन। इंजीनियरिंग मटेरियल में तो हम लोग बस ये समझे कि मटेरियल जिसके हम लोग इंजीनियरिंग फील्ड में यूज करते हैं, चाहे वो अधिकतर यूज किया जाता है, यू नो दैट। वैसे देखो बाइक या कार या कोई भी व्हीकल बनाने के लिए हम लोग प्लास्टिक का भी यूज करते हैं, सेरामिक का भी यूज करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस हम लोग यूज करते हैं मेटल का। उसमें से भी फेरस मेटल का ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन हाँ नॉन फेरस का भी यूज करते हैं और नॉन मेटल का भी यूज किया जाता है, लेकिन बहुत कम। लेकिन हम लोग भाई अब तो ये मेटल के बारे में जान गए, मेटल का प्रॉपर्टी जान गए, अब आपको जानना है उसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं। प्रोडक्शन मतलब बनाया कैसा जाता है, इसमें हम लोग कास्टिंग भी देखेंगे, मेटल कटिंग वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। समझ, सीट मेटल भी देखेंगे, यानी सीट से कैसे हम लोग चीजें बनाते हैं, चादर से कोई चीजें बनाना, समझ आए कि नहीं। या फिर कटिंग में क्या करते हैं, मेटल कटिंग में अलग अलग तरह से हम लोग लेथ मशीन का यूज करते हैं, ग्राइंडिंग मशीन का यूज करते हैं, ड्रिलिंग का यूज करते हैं, मिलिंग मशीन का यूज करते हैं, और उसको हम लोग कटिंग करते हैं, प्लेनिंग करते हैं, थ्रेड कटिंग करते हैं। और कास्टिंग में हम लोग पिघला के, मेटल को पिघला के एक कास्ट फॉर्म में डालते हैं और अलग अलग तरह शेप एंड साइज का कास्ट बनाते हैं। समझ रहे हो ना, कास्ट मतलब समझ रहे हो ना, ईंटा जैसे ब्रिक होता है ना, ब्रिक को क्या होता है, फार्मा होता है, उसमें हम लोग कच्चा मिट्टी डालते हैं, फिर पकने देते हैं और रेडी हो जाता है। सिमिलरली हम लोग करते हैं, एक लोहा लिए, लोहा को हम लोग पिघाले, उसको मेल्ट करके एक शेप एंड साइज बनाए, उसमें हम लोग डाल दिए, वो सूख जाता है, सॉलिडिफिकेशन के बाद मेरा कास्ट प्रोडक्ट बन जाता है, वो हम लोग प्रोडक्शन में देखेंगे। गॉट इन माई पॉइंट और नॉट, ये सभी चीज। जैसे देखो कास्टिंग हो गया, अब कास्टिंग, अब देखो इसमें अलग अलग प्रोसेस होता है, पॉजिटिव प्रोसेस, नेगेटिव प्रोसेस और आपका होता है जीरो प्रोसेस। जीरो प्रोसेस हम लोग कास्टिंग का कहते हैं। क्यों, आप 1 किलो का लोहा लिए, उसको पिघाल के 1 किलो का मान लो एक इस तरह का सर्कुलर है लोहा, और सर्कुलर से आप कोई इस तरह का जो है एक आर्टिफिशियल चीज बना दिए। जैसे मान लो आप स्क्वायर का कोई चीज बना दी, इस तरह का चीज बना दी, आपने क्या करा, ये भी 1 kg, ये भी 1 kg, क्या कोई चीज को हम लोग ज्वाइन किए, हटाई या रिमूव किया, ऐड किए, कुछ नहीं किए, बस उसको कन्वर्ट कर दिया अलग शेप एंड साइज में, तो वो हो गया मेरा जीरो प्रोसेस। लेकिन अगर मेटल कटिंग करते हैं तो भाई कुछ चीज को हम लोग रिमूव करते हैं ना, तो उसको होता है नेगेटिव प्रोसेस। और अगर मैं बात करूंगा वेल्डिंग का, तो वेल्डिंग में क्या करते हैं, 2 पीस को जोड़ा जाता है, तो उसमें अलग फिलर मटेरियल यूज करते हैं, मतलब इन दोनों पीस को जोड़ने के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, तो ये हो गया जॉइनिंग प्रोसेस, मतलब पॉजिटिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें ऐड कर रहे हैं। समझ रहे हो ना, इस सभी चीजों को समझेंगे। तो जॉइनिंग प्रोसेस में क्या आ जाता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप का टेक्निक होता है। मैकेनिक्स कौन कौन सा यूज करता है, बेसिक मशीन टूल, अब इसमें भाई कटिंग करने के लिए कटिंग टूल आ जाता है। अब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल या डबल पॉइंट कटिंग टूल, अब ये सभी चीज का होता है। चक्कू, चक्कू क्या होता है, चक्कू किस तरह का होता है, ठीक है। चक्कू क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है चक्कू, जो घर में हम लोग नाइफ यूज करते हैं, उसमें एक ही धार होता है, एक ही एज होता है, इसलिए इसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। मिलिंग मशीन आप लोग देखे होंगे, कुछ इस तरह का रहता है मिलिंग मशीन, ठीक है। या फिर आप देखोगे ड्रिल में कैसा रहता है, बहुत सारा यहां से निकला हुआ रहता है, अलग अलग तरह का एज, ढेर सारा एज, तो उसको हम लोग बोले मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ये टूल है जिसके थ्रू हम लोग कट करते हैं। बात समझ आए कि नहीं, तो ये सभी चीज पढ़ेंगे। उसी में आ जाता सिंगल मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। अब इसका टूल ज्योमेट्री, यानी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जोन, किसको फेस कहेंगे, किसको फेस ऑफ द टूल, साइड ऑफ द एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, नोज रेडियस, नोज, फेस, फ्लैंक, बहुत सारी चीज है, ये सब चीज देखेंगे। फिर इसका टूल लाइफ, भाई टूल को बना रहे हैं तो ये भी डिपेंड करता है जल्दी वो खराब होता है या नहीं खराब होता, किसका बनाया जाएगा, टूल मटेरियल, टूल लाइफ, उसका वियर एंड टियर, समझ आए कि नहीं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, समझ आए। फिर हम लोग देखेंगे कुछ ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल मशीन के बारे में पढ़ेंगे। वर्क होल्डिंग, अब भाई वर्क को पकड़ने के लिए जिसको कटिंग करे उसको हम लोग जिग्स एंड फिक्सर का यूज करते हैं, उस होल्ड को पकड़ के। लेथ मशीन में कोई चीज को हम लोग पढ़ते हैं ना, टूल पोस्ट में हम लोग पकड़ा देते हैं कटिंग टूल को, ठीक है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, फिर कट करते हैं। और थ्रीजो चौक या फर्जो चौक में हम लोग वर्कपीस को लगाते हैं, तो क्या हो गया, एक तरह से वो होल्डिंग डिवाइस हो गया। तो वो सभी जिग्स एंड फिक्सर हम लोग सपोर्ट के लिए और देते हैं, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो ये सब चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। पाइप एंड पाइप फिटिंग इसी में हम लोग देखेंगे। तो ये कुछ चीजें हो गया जो आप लोग का सिलेबस में दिया गया है, एंड मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। अब बारी आता है ऑफलाइन बैच आप लोग का चल रहा है पुणे में, नागपुर में, नासिक में हाइब्रिड आपका क्लासेस चलेगा। इट मीन्स आप ऑफलाइन क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हो एंड ऑनलाइन भी देख सकते हो, ठीक है, ये दोनों चीज मिलेगा। याद रखिएगा डेट 24 नवंबर से आप लोग को स्टार्ट किया जा रहा है, थर्सडे से, ठीक है। आप लोग का एडमिशन ओपन है पुणे में, नागपुर और नासिक तीनों में। आप कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर में जाके आप कॉल करके इन सभी के बारे में पता कर सकते हो, और ये सभी आप देख सकते हो यहाँ पे आप लोग का एड्रेस दिया गया है।
राइट, समझ आया कि नहीं। तो ये हो गया आपका हाइब्रिड क्लासेस ऑफलाइन के लिए। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस परचेज करना है तो ऑनलाइन क्लासेस भी आप लोग को मिल जाएगा फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जिसको मैं पढ़ाने वाला हूँ काफ़ी अच्छी तरह से। जैसे आप लोग देखे सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगा, जैसे मैंने कहा लाइफ टाइम याद रहने वाला चीज़ है, इस तरह का समझाया जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो 24 नवंबर से आप लोग को स्टार्ट किया जा रहा है। ऑनलाइन बेचेज लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेगा। एंड यहाँ पे बेस्ट फैकल्टी, मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, 6-7 साल हो गया, और बहुत सारे एग्जाम को मैंने क्वालिफाई करा, बहुत सारे बैचेज में निकाला है, DRDO रहे, इसरो रहे, जेई रहे, एई रहे, हर एक चीज़ का, गेट रहे, ESC रहे। तो यू कैन परचेज आवर कोर्स, और इन सभी के लिए आप लोग यहाँ पे 2 नंबर दिया गया, इन दोनों नंबर में आप कॉन्टैक्ट वगैरह पता करके सारे डिटेल देख सकते हो। समझ आया कि नहीं। चलिए, ये सभी चीज़ आप लोग को बताना था। एंड आप लोग को जल्दी स्टार्ट होने वाला आप लोग का MCQ क्वेश्चन सीरीज मोस्ट एक्सपेक्टेड, आप लोग को उसको देखना है। वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा, मैं आप लोग को समझाऊंगा भी, थ्योरी बेसिस पे रिवीजन कंप्लीट करा दूंगा। तो वेट करिए, जल्दी आप लोग को मिलने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, और कैसा आप लोगों को चाहिए, कौन कौन सा चीज़ चाहिए, इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ का गाइडेंस चाहिए, जैसे गाइडेंस का करने मतलब कट ऑफ वगैरह चाहिए, या कैसे पढ़ना है, कैसे प्लान बनाना है, किस चीज़ का आप लोग को क्वेश्चन थ्योरी चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन चाहिए या फिर आपको थ्योरी लेक्चर चाहिए, तो मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं उस बारे में सोचूंगा और आपके लिए लाऊंगा। सो गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।